बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैश बुक और बैंक पासबुक की, या जिसको आप बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इनके डिफरेंसेस को, सिमिलैरिटीज़ को, इनमें क्यों रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत होती है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले जानते हैं कैश बुक के बारे में। कैश बुक के बारे में जानने से पहले एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि इसको मेंटेन कौन करता है। किसी भी बिजनेस में बिजनेस पर्सन को या उसकी अकाउंट्स टीम को कैश बुक मेंटेन करनी होती है, जबकि बैंक पासबुक जो होती है वो बैंक मेंटेन करता है अपनी बुक्स में। कैश बुक बिजनेस ओनर मेंटेन करता है या उसकी टीम मेंटेन करती है। कैश बुक एक फॉर्म ऑफ स्पेशल सब्सिडियरी लेजर है, जो सिंगल कॉलम भी हो सकता है, डबल कॉलम भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम भी हो सकता है। जनरली डबल कॉलम होता है जिसमें हम एक कॉलम में कैश के ट्रांजैक्शंस और एक कॉलम में बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। टी शेप्ड लेजर होता है जिसमें हम जब भी कोई लेन देन करते हैं, अगर हमने माल बेचा या अपनी सर्विसेज दी, उससे पैसा अगर कैश में आया तो कैश कॉलम में एंट्री होगी, बैंक में आया तो बैंक कॉलम में एंट्री होगी। अगर हमने कोई भी पैसा खर्च किया, सैलरी पेमेंट करी, इंटरेस्ट पेमेंट किया, कोई भी एक्सपेंस किया, ऑफिस का एक्सपेंस किया, कैश में किया तो कैश कॉलम में एंट्री जाएगी। और अगर बैंक के थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है तो बैंक में एंट्री जाएगी। तो इस तरीके से जो कैश बुक होती है वो मेनली एक सब्सिडियरी स्पेशल लेजर है जिसमें हम एक्सक्लूसिवली कैश के और बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक को मेंटेन करने का पर्पस ये होता है कि रीडली आपको अपना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस पता चल जाता है और आपको बार बार लेजर्स में जा कर के देखना नहीं पड़ता है। इससे आपको ईज मिल जाती है आराम से, और आप अपने जो भी कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चलता जाए। कैश बुक जनरली डेली बेस पर ही अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पीरियोडिकली अपडेट हो रही है। बैंक का कॉलम जो है वो अगर आप चाहें तो हो सकता है कि डे एंड पे रिकॉर्ड कर ले, वरना बेटर ये रहता है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाए रियल टाइम बेसिस पे कैश बुक में दोनों ही कॉलम्स में, कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में एंट्रीज अपडेट होती जाए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पासबुक के बारे में। पासबुक अगर हम बिजनेस से हट कर के भी नॉर्मल कोर्स में बात करें तो पासबुक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक हमको प्रिंट करके देता है, जो कि शो करता है कि बैंक के हिसाब से हमारा क्या ट्रांजैक्शंस है और क्या बैलेंस दिखा रहा है। बैंक पासबुक आप फिजिकल फॉर्म में भी कलेक्ट कर सकते हैं, और जो बैंक पासबुक है आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आप स्टेटमेंट ऑनलाइन लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं। बैंक पासबुक पहली चीज़ तो बैंक मेंटेन करता है, दूसरी चीज़ इससे आपको अपना बैलेंस रीडली मिल जाता है कि आपका बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है। कई सिचुएशंस आती हैं जिसमें जो आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस है वो कुछ और हो सकता है, और जो बैंक के हिसाब से आपकी पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है वो कुछ और कह रहा है। तो तब ज़रूरत पड़ती है इन दोनों ही चीज़ों के बीच में रिकन्सिलिएशन की, जिसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या BRS भी बोलते हैं।
जिसमें हम रिकंसाइल करते हैं कि क्यों हमारी बनाई हुई कैश बुक में और क्यों बैंक की बनाई हुई स्टेटमेंट में डिफरेंस है, उनको एनालाइज करते हैं। अभी आगे के सेशन में हम उन डिफरेंस के रीजंस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ये डिफरेंसेस आते हैं, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ऐसे डिफरेंसेस को पैदा करते हैं। आइए हम जानते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे हमने समझा कि कैश बुक बिजनेस पर्सन मेंटेन करता है और जो पासबुक है वो बैंक मेंटेन करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हो जाता है कि कौन मेंटेन करता है, वो ये है कि कैश बुक आपको खुद मेंटेन करनी है, जबकि जो पासबुक है वो आपके लिए बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक इज बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इन एंड आउट ऑफ बिजनेस। इसमें कैश सेल भी आती है, कैश परचेज भी आती है, कैश एक्सपेंस भी आता है। जबकि बैंक पासबुक में ऑब्वियसली सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। कैश बुक में आपके दोनों कॉलम्स हैं, कैश के ट्रांजैक्शंस भी उसमें दिखते हैं और बैंक के ट्रांजैक्शंस भी दिखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड हेल्प्स टू ट्रैक कैश फ्लो एंड कैश बैलेंस एट एनी गिवन टाइम। ऑब्वियसली जब हम अपने कैश बुक मेंटेन करते हैं उसको डेली बैलेंस भी करते हैं। जब बैलेंस करते हैं तो हमको पता होता है हमारा डेली बैलेंस क्या निकल रहा है। फिर हम आते हैं पासबुक के ऊपर। पासबुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स। बैंक में हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट प्राप्ति हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, बैंक चार्जेस हो, बैंक इंटरेस्ट हो, कोई भी डिपॉजिट किया हो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली या हमने खुद कैश डिपॉजिट किया हो, कोई पेमेंट्स हैं, चेक इशूड है, चेक डिसऑनर्ड है, चेक बाउंस है, ये सारी चीज़ें आपको बैंक के पासबुक में मिल जाती हैं। कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस एंड जनरली फिजिकल फॉर्म में होता है, बट क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस हो गई हैं तो बिजनेसेस भी अपनी बुक्स को सॉफ्टवेयर पर लिखते हैं। तो कैश बुक आपका अब ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। बैंक पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक और ये दोनों ही तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर के अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस कम हैं लाइक नॉन बिजनेस केस में तो आप अपनी पासबुक पे प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इसको सॉफ्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन कैश बुक की हम बात करें तो कैश बुक इज अ वाइटल टूल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल हेल्थ एंड कैन बी यूज टू मेक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। ऑब्वियसली कैश बुक से आपको पता चलता है कि आपका कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो, डेली बैलेंस, एवरेज बैलेंस क्या है बिजनेस का। इससे आप अपने फ्यूचर के प्लानिंग में, कैश फ्लोज में हेल्प ले सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए कैश बुक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइल मेकिंग better financial decisions. Passbook is a useful tool for managing personal and business bank accounts and can be used to monitor account activity and ensure that all transactions are recorded accurately. बिकॉज कई बार ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं और हम अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया या चार्जेस लिए या कोई चेक बाउंस हुआ तो उसके चार्जेस हुए, ये सारी चीज़ें आपको बैंक पासबुक के थ्रू मिल जाती हैं जो आप फर्दर अपनी कैश बुक में अपडेट कर सकते हैं। देन हम बात करें कैश बुक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स इन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे अगर आप देखिए आपका फिजिकल कैश कुछ और निकल रहा है, मान लेते हैं आपका फिजिकल कैश हो सकता है 89,000 निकल रहा हो, जबकि आपकी कैश बुक जो है वो कुछ और बैलेंस बता रही है। आपका फिजिकल कैश एंड बुक्स का कैश नहीं टैली कर रहा है, तो आप कैश बुक के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आई है, कहाँ पे एरर्स हुई हैं वाइल रिकॉर्डिंग। बैंक पासबुक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स इन बैंक ट्रांजैक्शन एंड कैन बी यूज टू फाइंड एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब आप अपनी कैश बुक और बैंक बुक को रिकंसाइल करते हैं, हालांकि ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम चांसेस हैं, 1 in 1000, 1 in 100 ऐसे केसेस होते हैं कि बैंक के ट्रांजैक्शंस में, बैंक के पासबुक में कोई एरर हो गई हो और उसको आप अपनी कैश बुक से कंपेयर करके रेक्टिफाई करवाएं। देन कैश बुक से आप कैश बैलेंस, कैश पेमेंट्स, कैश डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। बैंक पासबुक से आप बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बात करी कि क्या डिफरेंसेस हैं कैश बुक में और पासबुक में, जिसमें सबसे मेन डिफरेंस यही निकल के आया कि कैश बुक हम मेंटेन करते हैं और पासबुक हमारा बैंक हमारे लिए मेंटेन करता है। और इन दोनों में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
कैश आउटफ्लो से मतलब है बैंक से जो भी डिपॉजिट्स हैं, पेमेंट्स हैं, चार्जेस हैं, चेक इशूड है, चेक कलेक्टेड है, बिल डिस्काउंटेड है, ये सारी ही चीज़ें इन दोनों में ही रिकॉर्ड होती हैं। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग है, बिकॉज बैंक में सारे ट्रांजैक्शंस रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक में हो सकता है पीरियोडिकली रिकॉर्ड हो रहे हो सकता है 5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में एक बार अपडेट हो रही हो, बट ये जनरल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। कैश बुक आप बाकी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पीरियोडिकली अपडेट कर सकते हैं 15 दिन में, हफ्ते में, बट कैश बुक के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो डेली बेसिस पे ही अपडेट होनी चाहिए। कैश बुक में दोनों ही कॉलम्स, बैंक का एंड कैश का कॉलम। आइए बात करते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में कि कैश बुक में और बैंक पासबुक में क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि दोनों ही कैश बुक एंड पासबुक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। इन दोनों में ही हम अपने पेमेंट्स, अपनी रिसीट्स, अपने जो भी बैंक के थ्रू डेबिट्स, क्रेडिट्स हैं, ये सारी ही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। बोथ रिकॉर्ड सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स। दोनों में ही आप रिकॉर्ड करते हैं कितना आउटगोइंग है कैश का, कितना इनकमिंग है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक तरफ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक तरफ बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, और किसी से भी अगर मिस्टेक होती है, कोई पोस्टिंग एरर होती है, तो वो रिकंसिलिएशन के सामने टाइम पर सामने आ जाती है। बोथ आर यूज्ड टू ट्रैक फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अकाउंट। सेम चीज़ वही हो गई कि दोनों से ही हम अपने बैलेंसेस जान सकते हैं कि कितना हमारा बैंक का बैलेंस है, कितना हमारा कैश का बैलेंस है। फॉर अ सेफर साइड, जब हम कभी जल्दबाजी में अपना बैलेंस देखते हैं तो हम हमेशा बैंक के अकाउंट में देखते हैं हमारा बैलेंस क्या है, बिकॉज कई बार होता है कई ऐसे चार्जेस हैं, कई ऐसे पेमेंट्स हैं जो हमारी नॉलेज के बाहर बैंक में डेबिट या क्रेडिट हो गए हैं। तो बेटर रहता है जब हमको अपना कोई भी ट्रांजैक्शन प्लान करना है और हमें लगता है हमारा अकाउंट शॉर्ट है, तो हम अपनी बुक्स में ना देख करके बैंक की बुक्स में देखें कि हमारा बैलेंस क्या कह रहा है। Both provide a record of all financial transactions, making it easy to track balances and reconcile accounts. दोनों ही चीज़ों में, जैसे हमने बात करी, कैश बुक में, बैंक पासबुक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जनरली सारे ट्रांजैक्शंस दोनों में ही रिकॉर्ड होने चाहिए, बट येस, जैसे हमने बोला कि टाइम की वजह से या हमें कोई चीज़ों की नॉलेज नहीं है, हमने कोई ईसीएस मान लीजिए अपने बैंक में इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि फला डेट में हर महीने हमारी एक किश्त कट जाएगी, या फला महीने हमारे अकाउंट से इतना रुपया हमारी एसआईपी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हमने अपनी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया इनको, पर बैंक से पैसा डेबिट होता जाएगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम होता जाएगा। तो ये चीज़ जो हमें रिकन्सिलिएशन के टाइम पर सामने आती है। फ़र्क एक ये होता है कि जब आप अपनी कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसमें अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, और बैंक पासबुक में वही बैलेंस क्रेडिट आएगा। तो ये एक पॉइंट है छोटा सा जो कि जनरली जो नोवाइसेस हैं वो स्किप कर जाते हैं और वो सेम तरीके से देखने लगते हैं। तो बैंक की जो एंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ ऑपोजिट साइड पे ही हमेशा रिकॉर्ड होंगी, ऑपोजिट और डिफरेंट ही हमेशा डेबिट क्रेडिट रहेगा। अगर बैंक का डेबिट हमने कोई ओडी फैसिलिटी अवेल कर रखी है बैंक से, तो बैंक में उसका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, हमारी बुक्स में उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए लोन है। आगे बढ़ते हैं, सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं। बोथ कैन बी यूज्ड टू ट्रैक मल्टीपल अकाउंट्स सच एज चेकिंग, सेविंग एंड क्रेडिट अकाउंट्स। ऑब्वियसली आप दोनों ही चीज़ों से, कैश बुक से या बैंक पासबुक से, मल्टीपल अकाउंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। बोथ आर यूज्ड टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। जैसे हमने बात करी, दोनों से ही कैश बुक एंड बैंक पासबुक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम सोचें कि हम बिना बैंक पासबुक के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। हो सकता है कि हमारे कई ट्रांजैक्शंस छूटे हुए हों। कैश बुक के बिना सिमिलरली हमारे ट्रांजैक्शंस नहीं फाइनल हो सकते। हो सकता है हमने कोई चेक्स इशू कर रखी हों, और जिस भी डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे जनवरी 31 मार्च को प्रिपेयर करते हैं, हमने 30 तारीख को, 29 तारीख को चेक्स इशू कर रखी हो, तो पार्टी के बैलेंसेस
हमारी बुक्स में कम हो जाएंगे, बैंक में वो क्लियर नहीं हुई होंगी, पार्टी ने चेक नहीं लगाई या फिर छुट्टी पड़ गई इसलिए क्लियर नहीं हुई, पर डिफरेंस आएगा, रिकंसिलिएशन की जरूरत होगी बैंक पासबुक में और हमारी कैश बुक में। तो पासबुक एंड कैश बुक दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के समय। बोथ कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर कैश फ्लो एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ऑब्वियसली दोनों से ही आपका मूवमेंट फ्लो ऑफ कैश पता चलता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर में जैसे भी आपके डिसीजंस हैं, जैसे भी आपके प्लान्स हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने कैश फ्लोज की। बोथ कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। आपके अगर यहाँ कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मान लीजिए कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि आपके यहाँ से कैश निकला जा रहा है, आप अपनी कैश बुक के थ्रू उसको हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर जो आपके यहाँ जहाँ कैश रखा जाता है, अगर वहाँ से कैश थेफ्ट हो जाए पर आपकी कैश बुक कुछ और बैलेंस कह रही है, फिजिकल कैश कुछ और है, तो आप इस तरीके से जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे, वो आप हमेशा देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोथ कैश बुक एंड पासबुक आर हेल्पफुल एंड यूज्ड फॉर बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज आपको उन दोनों से ही अपने कैश फ्लोज पता चलते हैं, अपने लेन देन का, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम पता चलता है, तो आप इन दोनों से ही अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने समझा कैश बुक को और बैंक पासबुक को, ये क्या होते हैं, इन्हें कौन मेंटेन करता है, ये हमें क्या बताते हैं, क्यों यूजफुल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है उसकी हम बात करते हैं, जिसको हम समझेंगे इस फॉर्म में, रीजंस फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड बैंक पासबुक। जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें हमेशा अपनी कैश बुक के हिसाब से ही बैलेंस ले जाना होता है अपनी बैलेंस शीट में, चाहे वो कैश का बैलेंस हो जो कि ऑब्वियसली कैश बुक से पता चलेगा, चाहे वो बैंक का बैलेंस हो जो कि हमें कैश बुक वाला ही लेना है। हमको जब बैलेंस चाहिए होता है हम बैंक से देखते हैं हमारा कितना बैलेंस है अकाउंट में, बट वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें कैश बुक वाला ही बैलेंस लेना है। पर अगर हम कैश बुक वाला बैलेंस ले रहे हैं तो हम कैसे बैंक पासबुक से उसको अग्री कराएं? हो सकता है बैंक कुछ और बैलेंस कह रहा है, कैश बुक कुछ और बैलेंस कह रही है, तो कैसे होगा? इसी चीज़ के लिए रिकंसिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या BRS कहते हैं। इन स्लाइड्स में हम ये जानेंगे कि कैश बुक में और बैंक की पासबुक में डिफरेंस क्यों होता है आखिर। जब दोनों ही कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो बता रहे हैं, दोनों में ही रिकॉर्ड हो रहा है विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, चार्जेस, तो क्यों डिफरेंस है, उन रीजंस को हम जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइए समझते हैं इन रीजंस को जिसकी वजह से बैंक कैश बुक में, हमारी कैश बुक में एंड बैंक की पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि देयर विल बी अ डिले इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन पासबुक रिजल्टिंग इन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। हो सकता है कि हमने मान लीजिए कोई चेक इशू करी, आज पार्टी को दे दी, उसने हमारी जो हमने आज की आज ही अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने 20,000 रुपए से अपने अकाउंट को कम कर लिया, बैंक के अकाउंट को, पार्टी का बैलेंस कम कर दिया। हो सकता है बैंक उस ट्रांजैक्शन को 3 दिन बाद इफेक्ट दे। क्यों? क्योंकि चेक क्लियरिंग में भी टाइम लगता है। हो सकता है पार्टी ने डिले कर दिया हो चेक डिपॉजिट करने में, छुट्टी पड़ गई हो इसलिए चेक ना लग पाई हो। तो देयर इज कंसिडरेबल टाइम डिफरेंस इन द ट्रांजैक्शंस व्हिच अकर बिटवीन हमारी कैश बुक में और पासबुक में रिकॉर्ड होने में एक डिफरेंस आ जाता है टाइम का। तो इस वजह से डिफरेंसेस आते हैं एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है। ये रिकंसिलिएशन जरूरत ना पड़े, जैसे अगर हमने आज इशू करी अपनी चेक और 3 दिन बाद क्लियर हो गई, हम इन 3 दिन के बीच में तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो रिकंसिलिएशन नहीं आएगा इस ट्रांजैक्शन का। रिकंसिलिएशन कब आएगा? जब हम अगर मंथली मान लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, 30 तारीख है, उसका डिफरेंस आ रहा है, तो रिकंसिलिएशन में ऐसी एंट्रीज आएंगी। तो जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हो पाती है एक जगह, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। देन व्हेन अ चेक इज इशूड टू अ क्रेडिटर
इट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ये वही चीज़ है जो हमने आपको बताई कि जब हम चेक इशू करते हैं अपने किसी भी वेंडर को जिससे हमने माल खरीदा हुआ है, हमने तुरंत अपने बैंक में उसको रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में। बट बैंक हमें तभी डेबिट करेगा जब चेक एक्चुअली प्रेजेंट होगी बैंक में, एंड ऑब्वियसली क्लियरिंग टाइम भी लगता है। जनरली जो गैप है पेमेंट का कुछ दिनों का, उस वजह से डिफरेंस आ जाता है। इन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। देन दूसरा वजह क्या हो सकती है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमें चेक मिला, हमारे एक कस्टमर ने हमें एक चेक दिया अपने पेमेंट के लिए, हमने कस्टमर का बैलेंस कम कर दिया, अपने बैंक में रिकॉर्ड कर लिया, पैसा आ गया, हमने बैंक में चेक भिजवाई, हो सकता है छुट्टी पड़ गई है या क्लियरिंग टाइम है, तो जो भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय है, इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस में। अगेन ये डिफरेंसेस 2-3 दिन अगर नॉर्मल वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिकन्सिलिएशन डेट पे ये डिफरेंस पड़ते हैं तो हमारे रिकन्सिलिएशन में आएंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज 20 अप्रैल को हम भी बात करें, हम अपनी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, तो 20 की एंट्रीज जो 22, 23, 24 में क्लियर हो जा रही हैं हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, हमें वो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जो कि हमने 29 अप्रैल को करी पर उसका इफेक्ट 29-30 अप्रैल तक नहीं आ पाया, वो स्टैंड रह गई हैं, उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। अगर हमने 29 तारीख को चेक कलेक्ट करी और बैंक में नहीं क्रेडिट हुई 30 तारीख तक, मई में क्रेडिट हुई जा करके, तो हमें उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमने चेक अपने बैंक में भेज रखी है कलेक्शन के लिए पर पेमेंट नहीं क्रेडिट हुआ है, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। When a firm receives check from its customers, they are immediately deposited into bank. An entry is made on debit side of bank column. हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया बैंक कॉलम में कि हमें पैसा आ गया, हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया, पर बैंक तभी क्रेडिट करेगा जब एक्चुअली ये क्लियरिंग में जाएगी, पेमेंट हो जाएगा, हो सकता है सामने वाले का अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, चेक बाउंस हो जाए, आपका बैंक क्रेडिट ही नहीं होगा उतने रुपए से। Again there will be a gap of some days between depositing of check and credit given to bank. यही रीजन है जब हमें कभी पेमेंट करनी है या अपने बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन प्लान करना है तो हमें बैंक का बैलेंस देखना चाहिए। हो सकता है कैश बुक मेरी बैलेंस बता रही हो 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा से क्योंकि चेक आ गया, पर बैंक हमें एक्चुअल बैलेंस बताएगा जितना हम यूज कर सकते हैं क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुई अभी तक। आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ये सेकंड का ही आगे बढ़ करके दूसरा वर्जन है जिसमें हमने चेक भेजे बैंक में कलेक्शन के लिए, जो हमें चेक्स मिले हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बट अकाउंट में बैलेंस नहीं था, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, कोई भी रीजन की वजह से चेक ऑनर नहीं हो पाया, चेक डिसऑनर हो गया। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अपना स्टेटमेंट रिकनसाइल करेंगे, अपनी कैश बुक को और बैंक का स्टेटमेंट रिकनसाइल करेंगे। अदरवाइज हम तो ये मान के चल रहे हैं ठीक है पार्टी ने हमें चेक दिया था, चेक लग गया बैंक में, हमारा बैलेंस क्लियर हो गया, बट जब हम चेक करेंगे कि हाँ चेक क्लियर हुआ कि नहीं, बैंक में पेमेंट आ गई है कि नहीं, तभी वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली स्क्वायर ऑफ होगा, अदरवाइज वो स्टैंड करता जाएगा और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हिस्सा बनता जाएगा। When check received from outside are deposited with the bank, but these are immediately recorded, obviously तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे हम, बट चेक्स आर डिसऑनर्ड, बैंक एंट्री नहीं करेगा इसमें पेमेंट की, रिजल्ट कैश बुक विल शो डिफरेंट बैलेंस एज कंपेयर टू बैंक पासबुक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट आया, हमने अपने अकाउंट को एमओडी कर रखा है, तो हमारा जो एक्सेस बैलेंस है वो एमओडी में शिफ्ट हो जाता है, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता रहता है। जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो ऑब्वियसली हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा, किस तारीख में आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट देख के पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम बैंक स्टेटमेंट देख करके ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम खुद से रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंस आता है बैंक पासबुक में और हमारी कैश बुक में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इज क्रेडिटेड बाय टू द फर्म, बट अनलेस या तो हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिले तो हम अपने में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट देख के रिकॉर्ड करेंगे, बट अनलेस इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय द फर्म
नो एंट्री इज रिकॉर्डेड, डिफरेंट बैलेंसेस आ जाते हैं दोनों में। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। सिमिलरली अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारी होल्डिंग्स हैं, उन पर डिविडेंड आ रहा है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उन पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमारे बैंक में डायरेक्टली आता है, जो भी हमने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा हो, तो हमें इंटीमेशन ज़रूर आती है ईमेल्स पर, हम उसके बेस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि प्रति शेयर हम 10 रुपये डिविडेंड दे रहे हैं, हमने इंटीमेशन के आते ही अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। जनरली लोग नहीं करते हैं, जब क्रेडिट हो जाता है तभी करते हैं। मान लीजिए आपने कर लिया, पर जैसे ही डिक्लेयर होता है पेमेंट में कुछ टाइम रहता है, तो उसकी वजह से टाइम गैप आ सकता है, आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया हो सकता है आपने इंटीमेशन मिस कर दी, जब आप रिकनसाइल करने बैठे तो आपने देखा अच्छा डिविडेंड आया था, इंटरेस्ट आया था, तब आपने रिकॉर्ड किया। तो इस केस में हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक ने पहले रिकॉर्ड कर लिया ऑन क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। इफ द बैंक कलेक्ट्स डिविडेंड ऑन शेयर्स, interest on investments on behalf of its customer, it credits the amount. Obviously, this will increase the balance in passbook, and difference in two balances will exist unless corresponding entry is made in our cash book. Direct payment through bank. हो सकता है हमने बैंक को कई बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हों कि हमारा फला फला डेट पे ये पेमेंट आप रिलीज कर दिया करिए, डेबिट कर दिया करिए हमारा अकाउंट। SIP पेमेंट्स हो सकते हैं, LIC पेमेंट्स हो सकते हैं, देन हो सकता है कि आपने अपने रेंटल के पेमेंट के लिए भी ECS लगा रखा हो, कोई इन्वेस्टमेंट है जो आप मंथली करते हैं उसके लिए ECS लगा रखा हो। किन्हीं भी पेमेंट्स के लिए आपने मान लीजिए कस्टमर के लिए आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कोई भी आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिसमें बैंक आपको आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फला फला डेट पर डेबिट करता जाएगा उन पेमेंट्स के लिए। हो सकता है वो चीज़ें आपने अपने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करी हो, आपके ध्यान से स्किप हो गया हो कि ठीक है मैंने फला डेट पे मेरी SIP डेबिट हो जाती है, LIC का प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। इस वजह से बैंक का बैलेंस तो कम हो गया बिकॉज डेट आई और ECS की वजह से पैसा कट गया, आपने अपने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक में बैलेंस कम हो गया और आप में बैलेंस उतना ही मेंटेन्ड है। An account holder can instruct the bank to make certain payments like insurance premium, rent, electricity, mobile bills, loan installment. Bank will debit party's account on making the payment. बैंक जैसे ही पेमेंट करेगा अकाउंट डेबिट कर लेगा। आपको या तो स्टेटमेंट देख के आप रिकॉर्ड करेंगे, या फिर अगर आपको अपने यहाँ इस बात का ध्यान है कि आपने फला डेट पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली रिकॉर्ड करते चलेंगे। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। हो सकता है कई बार आप जब अपने बिल्स इशू करते हैं उस पर आप लिख देते हैं, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन कर देते हैं कि जब भी कस्टमर आपको चेक दे, ऑनलाइन पेमेंट करे तो उन डिटेल्स पे कर दे। कस्टमर ने आप वैसे जनरली कम होता है, लेकिन अगर कस्टमर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, डायरेक्टली पेमेंट लगवा दी बैंक में और आपको पता नहीं चला, तो बैंक का स्टेटमेंट देख करके ही आपको पता चलेगा, या फिर आपको जब मैसेज आएगा बैंक का आपने SMS फैसिलिटी अवेल कर रखी है, या ईमेल आएगा क्रेडिट होने का NEFT, तो आपको पता चलेगा। तो इन पेमेंट्स की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है हमारी कैश बुक में और बैंक की पासबुक में, जिनमें पेमेंट बैंक में आ गई है पर हमें इंटीमेशन नहीं था, इसलिए हमारे रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इफ एनी कस्टमर ऑफ द फर्म डायरेक्टली डिपॉजिट्स अमाउंट ऑफ पेमेंट इनटू बैंक of the firm, then credit entry in the passbook will be made. Unless corresponding entry is recorded, balance will differ of both the books. Let's move forward and let's come to the next reason of reconciliation between bank and our book. Advancement in technology. टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बैंक में फला फला पेमेंट्स का कि इन डेट्स पर डेबिट हो जाए, या कोई और वजह से हमारे बैंक से बैलेंस डेबिट होता है, तो डिफरेंस आ जाता है हमारी कैश बुक में और बैंक की पासबुक में। Today there is a great impact of technology on the banking sector. This is the era of internet banking as well as mobile banking. Funds are transferred from one branch to another or from one bank to another electronically. Obviously आपने मान लीजिए आपको पेमेंट करनी है किसी और बैंक से, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपके दूसरे खाते में बैलेंस है, आपने एक खाते से दूसरे खाते में मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी और उसको अपने यहाँ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा। या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर चुके हैं कि अगर आपने स्पेसिफिक डेट्स पर आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बैंक को डेबिट करने के लिए, उसके डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांसफर ऑफ फंड्स है टू डिफरेंट बैंक या टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स या एनी अदर थिंग विल मेक अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ बैंक एज वेल एज इन द कैश बुक। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि रिकॉर्ड करने वाली बात है। बैंक में जैसे ही बैलेंस डेबिट होगा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी कैश बुक में आपके ऊपर है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। देन डीमैट सर्विसेज, आपने अपने बैंक को अपने डीमैट अकाउंट से लिंक कर रखा है और आप शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। जब आप शेयर्स बेचेंगे उसका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में आएगा, शेयर्स परचेज करेंगे बैलेंस डेबिट होगा। तो डीमैट सर्विसेज जो हैं या आपने अपने किसी ब्रोकर को बोल रखा है कि मेरा अकाउंट हैंडल करने के लिए, डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए, तो डीमैट अकाउंट की वजह से जो भी रिजल्टिंग ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो डिविडेंड कलेक्शन हो, अमाउंट ऑन दी सेल ऑफ शेयर्स हो या अमाउंट डेबिटेड ऑन सेल ऑफ ऑन परचेज ऑफ शेयर्स हो, इन सारी ही चीज़ों का इफेक्ट आएगा आपके बैंक अकाउंट में, जिनको आपको रिकॉर्ड करना होगा अपनी कैश बुक में एज वेल टू अ सर्टेन प्रॉपर बैंक बैलेंस। Today, shares, debentures, and bonds are purchased and sold in demat form. Demat means shares and debentures exist in electronic form, not in paper form. अब तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ही होल्ड होती हैं, जितनी भी हमारे shares हैं, listed companies के debentures हैं. If a businessman applies for shares and debentures from his business account, he is given partial allotment. Refund is directly transferred to his account. Transaction increases balance as per passbook on a particular day, but balance as per cash book will be short by that amount, because जब आपने पासबुक में रिकॉर्ड करोगे तब बैलेंस आपका रिकॉर्ड होगा या बैलेंस आपका बढ़ेगा सेल पर। जैसे हम बात करें, हमने अगर आईपीओ मान लीजिए पैसा लगा रखा है और हमने अब आईपीओ अप्लाई कर दिया अपने डीमैट अकाउंट से, बैंक हमारा पैसा ज़रूर ब्लॉक कर देगा, पर जब आपको अलॉटमेंट होगा उन शेयर्स का तभी आपके बैंक से वो पैसा डेबिट होगा, निकलेगा। आपने जब आईपीओ लगाया, आपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा एक्चुअली निकला नहीं है। अलॉटमेंट जब होगा तब पैसा निकल जाएगा, तो वो बैंक से डेबिट हो गया, पर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से डिफरेंस आता है। तो डीमैट सर्विसेज इज अनदर रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। देन एरर्स, एरर्स एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे एंड पे हो सकता है कि हमने कोई चीज़ नहीं रिकॉर्ड करी हो, पर बैंक के एंड में जनरली बहुत कम होता है। 100 में एक केस होगा, 1000 में एक केस होगा जब आपके ट्रांजैक्शंस गलत रिकॉर्ड हुए हो। ये ज़रूर हो सकता है कि कभी बैंक ने कोई चार्जेस ऐसे हैं जो 2 बार लगा दिए जो एक ही बार लगना था, या कोई इंटरेस्ट है जो रेट से ज़्यादा चार्ज हो गया है, तो उनके लिए आपके और बैंक के जो अग्रीमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, उनको आप हमेशा बेस बना सकते हैं आर्ग्यू करने के लिए। बट इन जनरल केस कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, ऐसे केस में बैंक एंड पे बहुत कम चांसेस होते हैं एरर्स के। बट येस, लाइक अगर आपके ओडी अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट आपके हिसाब से 9.6% पे चार्ज हुआ और बैंक ने उसको 10.4% पे डेबिट कर लिया, देन यू कैन ऑलवेज गो एंड डिस्कस इट विद द बैंक। बट जनरली ट्रांजैक्शंस हमारे एंड पे हो सकता है रिकॉर्ड ना हुए हों, डिसऑनर के हैं या ईसीएस के ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक के एंड पे जनरली ठीक रिकॉर्ड हुए होते हैं। बट एनीवेज, जब आप रिकंसाइल करोगे अपनी कैश बुक को, बैंक कॉलम को एंड अपने बैंक स्टेटमेंट को, पासबुक को, तो ये जितने भी एरर्स हैं, चाहे वो आपके एंड पे हो चाहे वो बैंक के एंड पे हो, ये सामने आ जाएंगे एंड इनको रिस्पेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट रीजन, रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम बिल डिस्काउंट करवा लेते हैं, कई बार बिल डिस्काउंट कराने का ये मतलब हो गया कि हमें कोई बिल आया और वो बिल कह रहा है कि हमको 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। हो सकता है कि हमें पेमेंट की नीड है, तो हमने उसको 45 दिन बाद सोचा बैंक से जाके उसको डिस्काउंट करा लेते हैं। डिस्काउंट कराने में ये रहता है, क्योंकि मान लीजिए बिल पर 1 लाख रुपए आपको मिलने थे, आप उसको मैच्योरिटी के 15 दिन पहले ही रुपए चाह रहे हो, तो बैंक उसको डिस्काउंट करने के लिए कुछ चार्जेस काटता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की जगह वो आपको 99,000 रुपए दे, 1000 रुपए अपने चार्जेस काट के, या जो भी है उसकी पॉलिसीज। तो जब आप किसी भी बिल को रिटायर करते हो अंडर अ रीबेट, तो बैंक ऑब्वियसली जितने अमाउंट से क्रेडिट करेगा आपको अपने चार्जेस काटने के बाद, उतने से करेगा।
बट जनरली हम अपनी बुक्स में उसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जितने का बिल आया, ठीक है, हमको 1 लाख रुपए का बिल था, 1 लाख रुपए आने थे, हमने रिकॉर्ड कर लिया। बट बैंक हमको क्रेडिट करेगा आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस। तो ये एक जो चार्जेस वाला डिफरेंस रह जाता है व्हेन वी डिस्काउंट सम बिल, तो ये एक रिकंसिलिएशन का पॉइंट बन जाता है, जिसको हमें बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद चार्जेस को रिकॉर्ड करना होता है। When the bills are sent to the bank for making payment of the bill before its due date and earn some rebate from customers, bank will debit the customer's account with fewer amount until information is received from the bank regarding the retirement of bill under rebate. Balance as per passbook will be more than the cash book. Then moving to next transaction, bank charges and commission charged by the bank. बैंक जैसे अगर बिल ही रिटायर कर रहा है अंडर अ रीबेट, इट विल चार्ज सम कमीशन। देन देयर आर बैंक चार्जेस ऑन द करंट अकाउंट। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, या लोन प्रोसेसिंग फीस है, या फिर एसएमएस चार्जेस हैं, इन तरह के जो बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है, ये चार्जेस आपके बैंक के बैलेंस को घटाते हैं, जिसको आपको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है। बट फर्स्ट इंस्टेंस पे बैंक ही इन चार्जेस को लगाता है, तो इसकी वजह से आपकी बुक्स में एंड बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। Bank provides several services to its customers. It collects their outstation checks, dividends on their shares, pays some expenses on their behalf. Bank charges commission in lieu of the services provided. Obviously, अगर बैंक हमारे लिए कोई भी सर्विस करेगा, उसका हमसे पैसा लेता है, कमीशन लेता है, तो वो चार्ज करेगा। Such charges and commission are debited in the passbook, but no entry is recorded in the cash book unless firms obtain the bank पासबुक। इसीलिए तुमको पासबुक की जरूरत है, इंटरेस्ट कितना मिला, चार्ज कितना कटा, कौन से चेक से जो ऑनर हो गए थे। वरना अगर हम सब कुछ खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत ही क्या है। जरूरत इन्हीं वजह से पड़ती है। कई ट्रांजैक्शन हैं जिससे हम अनअवेयर हैं, जो हुए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। दिस विल कॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। देन मूविंग नेक्स्ट एंड to the last reason as of now, interest charged on overdraft by the bank. बैंक जब हमसे हमने अगर कोई भी लोन ले रखा है, बैंक से कोई लिमिट ले रखी है, या ईएमआई के केस में तो खैर हमारे अकाउंट से ही ईएमआई कटती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे, तो बैंक हमसे चार्ज करता है उसके लिए इंटरेस्ट। जनरली बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू ट्रेडर्स ऑन करंट अकाउंट। हमने अगर बैंक के साथ अच्छा बैंकिंग मेंटेन कर रखा है फॉर फ्यू टाइम, फॉर फ्यू ईयर्स, बैंक हमें अपने आप क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करता है। तो जब हम कोई फैसिलिटी लेते हैं तो उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट पीरियोडिकली चार्ज होता रहेगा, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी अग्रीमेंट है आपका। तो वो बैंक इंटरेस्ट की फिगर बैंक से डेबिट हो जाती है ऑन रिस्पेक्टिव पीरियड, ऑन कमिंग ऑफ रिस्पेक्टिव डेट, और आपको वो एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है अपना स्टेटमेंट देख करके। तो ये एक रीज़न हो जाता है जब डिफरेंस आ जाता है, बैंक में बैलेंस घट गया इंटरेस्ट लग करके, कैश बुक में घटा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ। If the bank charges interest on the overdraft, an entry will be made in the debit side of passbook, but no entry will be recorded in the cash book unless firm receives information about interest charged by the bank. This causes the difference between the two balances. हमने इन सारे रीजंस को समझ लिया कि क्या रीजंस हैं कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंसेस के। आइए एक बार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं, एक संक्षेप में जान लेते हैं कि किस तरीके से आप रिकंसिलिएशन कभी भी प्रिपेयर करेंगे जब आपकी पासबुक में एंड कैश बुक में डिफरेंट बैलेंसेस हैं। अब अगर हमारे पास सबसे पहले है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमने लिया अपना कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी हमारा बैलेंस है 1 लाख रुपए या जो भी है, हमने कैश बुक का बैलेंस ले लिया। अब हमें कैश बुक से पहुंचना है अपने पासबुक के बैलेंस पे या फिर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस ऐड करने होंगे जब हमने जिनकी बात करी, जो कि हमने अपने कैश बुक में लेस कर रखे हैं और एक्चुअली बैंक में डेबिट नहीं हुए। लाइक हमने चेक इशू कर रखा है जो कि बैंक में अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ, चेक लगी नहीं है, बैंक से पेमेंट डेबिट नहीं हुआ, तो आप उन ट्रांजैक्शंस को ऐड कर देंगे, जिसको हम लिख सकते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
देन हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस को लेस करना है जो कि हमने अपनी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखा है और हमारे बैंक से डेबिट हो गए हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस हो गया, बैंक कमीशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट है, या फिर हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया उसका जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काटा, या फिर कोई ईसीएस है, कोई ईएमआई पेमेंट्स हैं जो कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे और बैंक ने डेबिट कर लिए और हमने अपने रिकॉर्ड नहीं किए। तो ऐसे पेमेंट्स जो डायरेक्टली बैंक से हो गए हैं, हमने अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक में रिकॉर्ड हो गए थे, तो उन ट्रांजैक्शंस को आपको लेस करना है एक्चुअली, बिकॉज हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं, तो जो चीज़ें पासबुक में हुई हैं हमें वो करनी है, तो हमने इनको अपने यहाँ लेस कर दिया। उसके बाद हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे जो कि बैंक में क्रेडिट हो गए हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ किसी इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड रिसीव हुआ, शेयर्स के सेल के बाद उसका सेल अमाउंट रिसीव हुआ, तो ऐसी चीज़ें जो बैंक में पैसा आ गया है, किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया पैसा और आपको इंटीमेशन नहीं था, तो ऐसी चीज़ें जो बैंक में पैसा आ गया है आपने अपने कलेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसी चीज़ें आपको अपनी कैश बुक में ऐड बैक कर लेनी है। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को टोटल करके आपका कहीं ना कहीं, और हाँ हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस भी लेस कर लेने हैं जो कि हमने या तो अपने ऐड बैक कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल हमें कस्टमर ने चेक दी, हमने अपने यहाँ ऐड कर ली थी, पर बैंक में क्योंकि प्रेजेंट नहीं हो पाई तो बैंक ने पैसा क्रेडिट नहीं किया, बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं, तो बैंक में वो अमाउंट ऐड नहीं हुआ। ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी हमको अपने यहाँ लेस कर लेना है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन। और ये रिकंसिलिएशन में ऐड और लेस हो रहा है, ये इस एंगल से हो रहा है कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं। अगर हम रिवर्स कर दें, हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चले और हम कैश बुक में आए, तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, हम जो ऐड कर रहे थे वो लेस हो जाएगा, जो लेस कर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा। तो इसको आपने यहाँ पे आकर के लेस कर दिया, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपने अपनी कैश बुक में तो ले रखे हैं क्रेडिट में कि डेबिट में कि आपको पैसा आ गया, पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है उससे आपको। तो जब आप इन सबको ऐड लेस कर देंगे तो आप आ जाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर। इस तरीके से ये एक बहुत संक्षेप में आपको बताया गया कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बीच में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। जिसमें हमने कैश बुक को, पासबुक को समझा, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, उनकी इंडिविजुअली क्या मायने हैं, उनके क्या डेफिनेशंस हैं वो समझी, कौन प्रिपेयर करता है, क्या यूज होता है, ये सारी बातें समझी। एंड सबसे मेन चीज जो हमें काम आती है प्रैक्टिकली अपनी बुक्स बनाने में वो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने वो जाना, रिकंसिलिएशन के रीजंस क्या होते हैं, किन ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में और पासबुक में, हमने वो चीज़ समझी। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। आपके कोई भी सवाल है या आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में, कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, आप ज़रूर जुड़िए। हमारा जूम लिंक दिया हुआ है, आप हमारे जूम लिंक से हमसे अटैच हो सकते हैं और हमसे अपनी बात कह सकते हैं। That was all. Thank you very much.
में मिल जाएगा। धन्यवाद।